This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। पैक्स अध्यक्ष के बेटे की गोली मारकर हत्या, घटना के विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे। लापता टेंट हाउस कर्मचारी की हत्या, खेत में मिला शव, परिवार में मचा कोहराम, किया सड़क जाम। और पटना में ट्रेनी दरोगा की बहन की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मुजफ्फरपुर से आरोपी गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के पताही एलपी शाही कॉलेज के समीप देर रात बाइक सवार अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष ललिता देवी के पुत्र संजय चौधरी उर्फ रामनवमी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उसके घर के महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है। इस मामले में उनके साथ बाइक से लौट रहे भूसा कारोबारी गुड्डू सिंह को भी गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस के अनुसार संजय अपनी बुलेट से गुड्डू सिंह के साथ बाजार से घर लौट रहे थे। बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक कर रुकने का इशारा किया। संजय ने रफ्तार बढ़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने पीछा कर आगे से रास्ता रोक दिया। उनको नजदीक से सीने में गोली मारी गई, जबकि गुड्डू सिंह को दाहिने हाथ में गोली लगी। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी विश्वजीत दयाल, एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। इधर घटना से गुस्साए लोगों ने शुक्रवार की सुबह मुजफ्फरपुर छपरा एनएच को जाम कर जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। 3 घंटे तक एनएच जाम रहा। सदर पुलिस एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पहल से आश्वासन के बाद जाम खत्म करवाया गया। बता दें कि इससे पहले 19 मार्च को संजय के चचेरे भाई और प्रॉपर्टी डीलर टुनटुन चौधरी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना रेवा रोड स्थित मीट पराठा हाउस के समीप की हुई थी। इस मामले में भी 2 बाइक सवार अपराधियों ने गोली चलाई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट के रास्ते के लिए जमीन नहीं देने पर कुख्यात बिट्ट ठाकुर ने 8 लाख की सुपारी देकर उनकी हत्या करवाई थी। आशंका जताई जा रही है कि प्रॉपर्टी विवाद में ही रामनवमी की भी हत्या कराई गई है। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। प्रशासन से मांग की है कि जितने भी आम पब्लिक है, किसी के परिवार में यदि एक परिवार में 2 महीना 3 महीना के अंदर में 2 मर्डर हो जा रहा है, वो प्रशासन की कमजोरी है। यदि प्रशासन यदि अपने काम पर मौजूद रहेगा, उसको यदि पकड़ने में सक्षम रहेगा, उसके ऊपर यदि जो भाग जा रहा है उसके ऊपर बुलडोजर चला देगा, इसके बाद में वो आदमी गलती काम करने से कभी भी कतराएगा कि हम गलती काम कभी जीवन के अंदर में नहीं करें। इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ उसे इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और उनको पकड़ कर जेल भेजा जाए। और यदि भाग रहे हैं तो उनके घर को बुलडोजर लगा के ढावा जाए। सड़क जाम किया था आप लोगों ने, अभी सड़क जाम क्लियर कर दिया कि प्रशासन ने क्या बात कर किया आपके साथ? प्रशासन तो यही बोले हैं कि उन लोग को हम लोग पकड़ेंगे। मुजफ्फरपुर के मीनापुर पानापुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव NH 28 के किनारे एक मक्के की खेत में संदिग्ध स्थिति में पाया गया। मृतक की पहचान पानापुर गांव निवासी सोनू दास के रूप में हुई है, जो एक टेंट हाउस में मजदूरी करता था। सोनू सोमवार की रात एक शादी समारोह में टेंट लगाने का काम करने गया था और उसके बाद से लापता था। सुबह खेत में शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। शव की पहचान होते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने साफ तौर पर हत्या की आशंका जताई है और टेंट हाउस संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सोनू की हत्या कर उसका शव खेत में फेंक दिया गया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुजफ्फरपुर मोतिहारी 4 लेन को जाम कर दिया।
प्रदर्शन करने लगे लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस अगर समय पर कार्रवाई करती तो सोनू की जान बच सकती थी। प्रदर्शन के कारण NH 28 पर यातायात प्रभावित रहा और मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही पानापुर थाना प्रभारी अभिषेक गुप्ता अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मृतक का मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला जा रहा है। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे वो? गए थे काम करने टेंट में काम करने गए थे। यही के टेंट वाला है, उन्हीं के टेंट में काम करते हैं। क्या नाम है उनका? कपिल प्रसाद नाम है। वो ले गए काम करने तो कल बुक बढ़िया था तो कहे कि बड़का इंजन चला के हम आई दिया, कहे कि बिहान आएंगे तो हम कहे कि आ जाएंगे तो वो अभी ले न आए पड़ा न तक। हम कहे से शाम ले कोनी वाला काम करने गए तो अबे किए करेंगे। तब लाश मिला है, उन्हें करिया घसवाही से गया है तो लाश मिला है। कहाँ लाश मिला है? उधर में रोड है, एगो रोड हाईवे के ऊपर एगो रोड है, वही मकई में बिक गया था मार के। कौन मार के फेंक दिया है? अब कौन मार के फेंका है तो हम तो ना देख लिया, लेकिन इतना जो नहीं बारी की हाँ ले गया बोला के ले गया होगा। क्या नाम जो बुला के ले गए उनका क्या नाम है? कपिल प्रसाद। कपिल प्रसाद कौन है? टेंट वाला है। टेंट वाला है। हाँ। टेंट का मालिक है। कहाँ टेंट था उनका? यही पानापुर है। पानापुर। अच्छा, गए थे कहाँ काम करने के लिए? यही नरियार में गए थे। तो आप लोगों को पता नहीं चला कितना बजे आए? ऐसे नहीं पता चला? नहीं, वो आए थे बुध के रात में आए थे 8:30 बजे के करीब में। अच्छा। और कह के गए कि कल बढ़िया थे बड़का जनरेटर चलावे के कि हम बड़का इंजन चला के हम 2 दिन के बाद हम परसों आए मोबाइल दिया बोले कल। अच्छा। तो आ जाए तो हम तो कहे कि काम करने गए हैं तो अबे करेंगे आज। हाँ, तो वो अगला पर फोन किए, उनके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल रिचार्ज खत्म है तो घरे है। तो हम फोन किए अगला पर, नहीं बात हुआ तो हम फोन किए तो फोन रात नहीं उठाए। बात नहीं हुआ था रात में? ना, बात नहीं हुआ। कल के रात के हमारा दूल्हा से बात भेल बाटे तब अभी पता चला है 8:30 बजे के करीब में कि मार के फेंक दे। अब आप लोग तो इंसाफ कीजिए कि हम क्या करें, हम कैसे जिए, हम इतनी को बाल बच्चा लेके। कितने भाई थे वो? 4 भाई है। कितना लड़का है आपका? बच्चा है? 3 हुए छोट बच्चा। क्या क्या है? एक नंबर लड़का था। सब गांव भर से सबसे बतियाता था, हिल मिल के रहता था सब, किसी से झगड़ा झंझट न करता था वो जल्दी, इतना शरीफ लड़का था। कब आप लोग को जानकारी मिला है? हाँ, हम लोग तो काम करके आ रहे थे तो सुने हैं कि ना है। हम इस जगह लाते हुए हम ना देखे। आप लोगों से मिलता था ठीक से बतिया? हाँ, आज सुबह 8:30 बजे ग्रामीण द्वारा सूचना मिला कि एक पानापुर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे एक व्यक्ति का मक्के के खेत में शव पड़ा हुआ है, जिसमें हत्या की लोग परिजन हत्या की शंका जता रहे हैं। जिसके बाद हम लोग वहाँ पहुँच के घटनास्थल निरीक्षण किए। एफएसएल टीम को भी सूचना दिया गया। एफएसएल टीम आगे विजिट की, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया। जैसा होगा अग्रिम कार्रवाई आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया परिजन हत्या मारपीट का हत्या करने की शंका जता रहे हैं और विशेष पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह जाँच करने के बाद ही पता चल पाएगा। राजधानी पटना में एक ट्रेनी दरोगा की बहन 27 वर्षीय संजना सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात एसके पुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी इलाके में हुई। गुरुवार रात 10 बजे वारदात का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया। संजना आनंदपुर में किराए के मकान में रहती थी। उसका भाई सौरभ बिहार पुलिस में ट्रेनी दरोगा है। संजना मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सबहा गांव की रहने वाली थी। सौरभ ने बताया कि उसकी बहन पर पहले चाकू से कई बार वार किए गए। इसके बाद किचन में रखे एलपीजी गैस सिलेंडर को कमरे में लाकर उसका पाइप संजना के मुंह में डालकर आग लगा दी गई। उसका शव उसके बिस्तर पर जला हुआ पड़ा हुआ मिला। भाई सौरभ कुमार के अनुसार कमरे में गैस सिलेंडर का पाइप खुला था। पलंग एवं अन्य सामान भी जले मिले। आस पड़ोस वालों को भी कमरे में आग की भनक नहीं लगी। युवती के बिस्तर पर खून के निशान भी मिले हैं। पुलिस जब संजना के कमरे में गई तो दरवाजा खुला था और लाइट बुझी हुई थी। पिछले 6 माह से संजना यहाँ अकेले रहती थी। पूर्व में वह एक निजी कंपनी में काम करती थी। हाल ही में उसने CGL की परीक्षा पास की थी। इधर घटना के मात्र 12 घंटे के अंदर ही पटना पुलिस ने संजना सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। संजना सिंह को उस बॉयफ्रेंड ने ही हत्या कर दी थी। पटना पुलिस ने आरोपी सूरज को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है।
सिटी एसपी सेंट्रल पटना स्वीटी सरावत ने बताया कि संजना और सूरज 5वीं क्लास से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। फिर अचानक सूरज की शादी कहीं और हो गई। उसके बावजूद भी सूरज संजना से संपर्क में रहा। सूरज नहीं चाहता था कि संजना किसी और से बात करे। इसी से गुस्से में आकर सूरज ने संजना की बेरहमी से हत्या कर दी। कि वो बोली थी हमको पर सुसाइड नोट भेजी थी मेरे व्हाट्सएप पर और ये लोग बहुत टॉर्चर करके हमसे कबूल करवा रहे हैं। मारा कौन है? मारा कौन है? सर पता नहीं हमको पता नहीं है इस चीज के सर। हमें सर किसने मारा? ये कल दिनांक 15 को एसके-पुरी थाना अंतर्गत लगभग 7:30-8 में जो है सूचना मिली कि एक अपार्टमेंट में जो रेंट में एक जो है महिला रहती थी, उनकी संदिग्ध स्थिति में जो है शव वहाँ पर मिला है। तो एसके-पुरी थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ इन लोगों ने तुरंत जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल के निरीक्षण के पश्चात जो महिला थी, जो पीड़िता थी, इसमें जो मृतक हैं, उनका शव जो है, उनका अपर बॉडी जो है वो जला हुआ पाया गया और आसपास जो है खून के निशान भी वहाँ पर थे। गंभीरता को देखते हुए तुरंत जो है इसमें सभी टीम्स को लगाया गया। तकनीकी अनुसंधान जो है इसमें किया गया। आसपास के जो लोग थे, जो मकान मालिक थे, उन सबसे भी पूछताछ की गई। उसमें जो है कुछ तथ्य जो है सामने आए कि जो महिला है वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और वहाँ जो है जनवरी से जो है रह रही थी और वहाँ एक जो व्यक्ति हैं उनका लगातार हमेशा जो है आना जाना रहता था। आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक किए गए, तकनीकी अनुसंधान भी किया गया। परिवार को भी जो है इसमें सूचना दी गई। सभी के उससे जो है एक संदिग्ध व्यक्ति जो है उसकी हम लोगों ने पहचान की और आज जो है उस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सूरज कुमार है, जो मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला है और जो मृतिका है उनको वो जो है 6th-7th क्लास से ही जानता है। दोनों में जो है करीबी संबंध भी थे और जो है जो इसमें अभियुक्त हैं सूरज कुमार, उनका पटना में भी जो है लगातार आना जाना लगा रहता था। अभी तक जो पूछताछ में जो सामने आया है उसमें अभियुक्त सूरज कुमार के द्वारा जो है पूरी घटना का जो है कैसे उनके द्वारा कारित की गई उसको स्वीकार किया है। इनके द्वारा जो है उनके साथ जो नोक-झोंक हुई उसमें सूरज कुमार के द्वारा जो है पहले एक कैंची से जो है मृतिका पर वार किया गया, उनके गले पर वार किया गया और जो साक्ष्य छुपाने के लिए इनके द्वारा जो सिलेंडर वहां पर रखा था उसका पाइप निकालते हुए उसमें आग लगाकर वहां छोड़ दिया गया। इनको लगा कि जो भी साक्ष्य हैं ये उससे मिटा पाएंगे और अपनी संलिप्तता जो है उसमें से हटा पाएंगे, परंतु आज इनको गिरफ्तार किया गया है। इनको रिमांड पर लेकर भी जो है आगे की पूछताछ की जाएगी। एफएसएल की टीम द्वारा भी जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पोस्टमार्टम में भी जो है और सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि उनके शरीर पर और कहाँ पर जो है कैंची से वार किए गए। घटना का कारण इसमें जो अभी तक जो पूछताछ में आया है दोनों के बीच में जो है संबंध थे और जो सूरज कुमार है उनका हाल फिलहाल में मार्च में जो है शादी हुई थी। उसी के बीच में पहले भी इन्होंने आर्थिक रूप से जो है मृतिका की कुछ मदद की थी, उसमें मनमुटाव था। साथ ही जो है सूरज कुमार नहीं चाहते थे वो किसी और से भी जो है बात करे या फिर किसी और के साथ उनका शादी हो या संबंध बने। इसमें ही दोनों के बीच में जो है नोकझोंक हुई और इन्होंने जो है इस घटना को अंजाम अभी तक जो सामने आया है वो इन्हीं की संलिप्तता आई है। हम लोग और भी इसमें अनुसंधान कर रहे हैं कि इसमें अन्य व्यक्तियों की जो है संलिप्तता है या नहीं, परंतु जितना पूछताछ के क्रम में आया है इन्होंने बताया कि इन्हीं के द्वारा जो है घटना कारित की गई। जो है साक्ष्य छुपाने के लिए ही अभियुक्त द्वारा वहाँ से अपने फ़ोन वगैरह के साथ साथ मृतिका का फ़ोन वगैरह भी वहाँ से हटाया गया है। तो उसमें हम लोग रिमांड पे लेकर वो सब अभी रिकवर नहीं हुआ, उस सबको रिकवरी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसको जो है मुजफ्फरपुर में जो है हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर में गुरुवार रात एक ग्रेजुएशन छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। सुबह उसका शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिला, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मृतका की पहचान मोहम्मद मंसूर की 21 वर्षीय बेटी हाफिजा खातून के रूप में हुई है। मृतका के वालिद ने बताया कि रात में सभी लोग साथ में खाकर सोने गए थे। वह गर्मी के कारण छत पर सोए थे, जबकि उसकी बेटी नीचे कमरे में सोने गई थी।
सुबह जब हाफिजा दिखाई नहीं दी तो तलाश के दौरान एक कमरे में उसका शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। परिजनों ने अहियापुर थाने को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना के बाद से मृतका का परिवार सदमे में है। घटना यही है कि यहाँ पर आकर फांसी लगा ली थी। कौन है वो? हमारी लड़की है। उम्र क्या रहा होगा? 20-21 साल है। कब की घटना है? ये रात की घटना है। रात की? आप लोग कब जानकारी मिला? हमको तो सुबह में हुआ। 11 बजे तक हम लोग सोने गए हैं, सब आदमी खाना खाकर। रात में? साथ में ठीक है जी? साथ में ठीक भी खाना खाई थी? हाँ, सब आदमी साथ में खाना खाता है। फिर उसके बाद में सब हम लोग छत पर चले गए सोने। लड़की उसमें सो गई है, वो लड़का है तो उधर सो गया है, वो लड़का है तो बीच वाले छत पर सोता है। तो और कोई था नहीं। तो सुबह कितना बजे आपको जानकारी मिली? सुबह में वही 4-5 बजे हम उठते हैं, तो आवाज़ दिए तो उठी नहीं उठी है तो बहुत दरवाज़ा पीटे उठे हैं तो नहीं उठी है। तो यही दरवाज़ा शटर खोले हैं तो देखेंगे यहाँ पर फांसी लगाई हुई है। क्या नाम है लड़की का? हाफिजा खातून। एज क्या होगा? 20 से 21 साल है। मुजफ्फरपुर उत्पाद पुलिस ने शराब के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाई है। इस अभियान के तहत मद्य निषेध थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से विशेष अभियान चलाकर अवैध शराब की खरीद बिक्री करने वाले 9 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पारू थाना क्षेत्र के रामपुर केशव मलाही और जलील नगर से शराब से भरी बोलेरो गाड़ी और सिलेरियो कार को जब्त किया गया है। सिलेरियो कार से 13 कार्टून विदेशी शराब के साथ मनोज पासवान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बोलेरो गाड़ी से पारो थाना क्षेत्र के रहने वाले गुड्डू और मुकेश कुमार को 10 कार्टून विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं विभिन्न थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में बियर, विदेशी और चुलाई शराब सुनील सहनी, रवि कुमार, राहुल कुमार, कुंदन कुमार, मनोज कुमार चौधरी और रामदेव भगत को गिरफ्तार किया गया है। मद्य निषेध थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिबंधित शराब के खिलाफ मद्य निषेध थाना की ओर से जिले के सभी थाना क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में 9 कारोबारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन छापामारी कार्य कर रहे हैं और इसी छापामारी के क्रम में कल बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई हम लोगों को, जिसमें से कि कुल 9 शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया गया है। विदेशी शराब और चुलाई शराब और बियर तीनों के साथ। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण छापामारी रही है जो कि पारू थाना क्षेत्र के रामपुर केशव मलाही और जलील नगर में, जहां की एक सिलेरियो कार से कुल 13 कार्टून शराब बरामद किया गया और सिलेरियो कार में उपस्थित मनोज पासवान को गिरफ्तार किया गया। कुल 13 कार्टून उसमें विदेशी शराब था। वहीं वहां से कुछ दूरी पर एक बोलेरो गाड़ी को जब्त की गई, जिसमें से कि चालक, उपचालक सह शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया और कुल 10 कार्टून शराब बोलेरो से बरामद हुई विदेशी शराब की। इसके अलावा जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में कुल और 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से विदेशी शराब और बियर बरामद की गई। कुल लगभग 210 लीटर विदेशी शराब और बियर की बरामदी हुई है और 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो दोनों वाहन जब्त किए गए हैं वो शराब तस्कर के हैं या फिर? अभी हम लोग वो दोनों वाहन से जब्त 3 शराब कारोबारी का आपराधिक इतिहास देख रहे हैं। आपराधिक इतिहास अगर उनके खिलाफ कुछ होगा तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब को कहाँ से मंगवाई? जब शराब के आपूर्तिकर्ता और शराब तस्कर का भी हम लोग पता लगा रहे हैं। नाम पता चलते ही विधिवत कानूनी कार्रवाई की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2, co-education,
The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के पक्कीसराय निवासी मोहम्मद राजू नैयर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। न्यायालय ने मामला स्वीकार कर सुनवाई की अगली तारीख 26 मई 2025 को सुनिश्चित की है। परिवादी राजू नैयर ने बताया कि विजय शाह ने एक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर उनकी गरिमा, भारतीय सेना और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के दौरान आया, जिसमें कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर देश का मान बढ़ाया। यह बयान सांप्रदायिक हिंसा फैलाने और महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। जी, आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में एक परिवाद दायर मैंने किया है। वो परिवाद दायर जो मैंने किया है वो विजय शाह हैं, जो आपको एमपी के कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने देश को शर्मसार करने वाली बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है जो कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर का जो आतंकवादी पाकिस्तान को घुस के जो मारने का काम किया था, वो सोफिया कुरैशी जो पूरे देश को उन्होंने जो है एक अपना ताकत दिखा के और देश के राष्ट्र की एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा को उन्होंने जो परचम लहराने का काम किया। लेकिन बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बयान दिया है एक सभा में कि उन्हीं के बहन को, आतंकवादी के बहन को वहाँ भेज के, पाकिस्तान भेज के और उनको जो है पराजित करने का काम किया गया है। तो ये पूरी तौर से जो है महिला का अपमान है। कर्नल सोफिया जो है उनका अपमान है, पूरे देश का, राष्ट्र का ये जो है अपमान है। इसी अपमान के वजह से आज हम आहत होकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में जो विजय शाह पर केस किया है कि ऐसे बीजेपी के नेता आए दिन एक मुसलमान विशेष रूप से किसी पर, व्यक्ति विशेष पर टारगेट करके वो लोगों को जो है क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे बीजेपी के लोग का यही काम है कि कैसे कैसे जो है महिलाओं पर अपमान किया जाए। तो ये पूरी तौर से ये देश में जो नफरत फैला रहे हैं ये अब नहीं चलने वाला है। जो देश को बनाने के लिए कर्नल जो सोफिया है कुरैशी जो है, उन्होंने देश का मान सम्मान रखा और पाकिस्तान में घुस के मारने का काम किया। और वैसी महिला को सम्मान करना चाहिए था, वैसी महिलाओं का जो है और ज़्यादा हम लोगों को सम्मानित करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी, आरएसएस के लोग जो हमेशा से गोडसे के जो वंशज हैं, उनका यही काम रहा है कि वो महिला हो, मुसलमान हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, उसका कैसे अपमान हो वो करने का काम कर रहे हैं। आज ये पूरा देश शर्मसार हो रहा है कि ये महिला पूरी तौर से जो है इतना, पूरे देश को जो है गर्व की बात होनी चाहिए। हम लोग की बहन है वो, ये हमारी बहन नहीं है सोफिया कुरैशी, ये पूरे राष्ट्र की जो है बहन है, माँ है, बेटी है, सबकी है। लेकिन आज विजय शाह का जो है ये बयान पूरे देश को तोड़ने का काम कर रहा है। और देश में नफरत फैलाते रहिए, देश में हिंदू मुस्लिम करते रहिए और देश का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आखिर ये देश कहाँ जा रहा है? इसी के लिए आहत होके आज सोफिया के कुरैशी के हमदर्द होने के नाते, आज हम सेना के हमदर्द होने के नाते आज हम उस पर एफआईआर दर्ज किए हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में हमारे जज साहब संज्ञान लेके ऐसे लोगों को बुला के यहाँ पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को आजीवन फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आज मुजफ्फरपुर के इस व्यवहार न्यायालय में मोहम्मद मुजाहिर ताहिर जो उर्फ राजू नैयर जी हैं, उनके तरफ से एक मुकदमा लाया गया है विजय शाह के ऊपर, जो मध्य प्रदेश के एमपी और मंत्री भी हुआ करते हैं।
इन धाराओं में किया गया है जो 152, 196 1B, 197 1C, 124 से 295 BNS एक्ट जो हम लोग के नए एक्ट में प्रावधान आया है, इससे आहत होकर के कि यह एक प्रकार का विजय शाह के द्वारा जो बोला गया है, यह देश के लिए एक महिला और एक सैनिक के रूप में जो उन्होंने बयान दिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। उसी से आहत होकर के यह मुकदमा लाई गई है और इसकी जो है सो अगली सुनवाई 26/5/25 को है और न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 26/5/25 को रखी है। पाकिस्तान को सैन्य मदद देने वाले देशों के खिलाफ स्थानीय युवकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के मक्खन शाह चौक पर युवाओं ने पाकिस्तान समर्थक देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और उनके झंडे जलाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय सेना दल साहू पोखर के अध्यक्ष विक्रम सराफ कर रहे थे। प्रदर्शन में मंदिर नवनिर्माण समन्वय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कुमार शशि रंजन, बाबा गरीबनाथ सरस्वती पूजा समिति के अध्यक्ष गौरव जायसवाल, आदित्य कुमार, शुभम नारायण, आदर्श राजपूत सहित अन्य युवा शामिल थे। पाकिस्तान का तो चरित्र रहा है कि वो शुरू से ही आतंकवाद का उत्पादक रहा, लेकिन तुर्की जैसे देशों ने ये साबित कर दिया इस युद्ध में कि वो लोग आतंकवाद के संरक्षक है, क्योंकि पाकिस्तान को समर्थन देना सरासर साफ साफ है कि वो आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको तुर्की, चाइना जैसे देशों का घोर बहिष्कार करना चाहिए, उनके उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। व्यवसायियों को चाइना और तुर्की से कोई भी व्यवसाय नहीं रखना चाहिए और जो भी विजिटर्स हैं, जो मतलब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको भी तुर्की से अच्छे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अभी हमारा समर्थन भी किया है। हम लोग को अगर घूमना है तो हम लोग इजराइल जा सकते हैं, हम वहाँ क्यों न जाएं कि तुर्की जैसे आतंकवाद के संरक्षकों के यहाँ घूम करके उनको पैसा दे, उनको आर्थिक समृद्धि प्रदान करे। मैं तुर्की की घोर निंदा करता हूँ। जी, हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान में जो क्रूरता जिस तरह की हुई थी, पाकिस्तान वालों ने हमारे पहलगांव में जिस तरह की क्रूरता की थी, जो निर्दोष हिंदुओं को निहत्ते, जो ना कोई मिलिट्री में थे ना कोई फोर्स में थे, जो सभी देशों ने, जहां अधिकांश देशों ने निंदा की, वहीं तुर्की ऐसे देशों ने, अजगैबिस्तान ऐसे देशों ने, चाइना ऐसे देशों ने ये हमारे मतलब कि हमारे भारत को ड्रोन के भेज के, जिसके तहत मतलब कि आक्रमण किया इन लोगों ने हमारे भारत पर। खाते हैं भारत का, हम लोग जितना भी समझ जाइए कारोबार चलता है भारत से तुर्की का, अजगैबिस्तान का, जो सैकड़ों टूरिज्म लोग जो वहाँ जाते हैं, वहाँ कम से कम समझ जाए कि सालाना में 3000 करोड़ का वो लोगों ने वहाँ बिजनेस करके बैठा हुआ है हमारे भारत के लोगों से। और भारत के लोगों के जो आप देख सकते हैं 2023 में जो भूकंप आई थी, जो हमारे भारत ने तुर्की का मतलब कि काफ़ी करोड़ों रुपए से, काफ़ी करोड़ मतलब लगभग 4000 करोड़ रुपए से जो दवा, मेडिसिन, काफ़ी ऐसे चीज़ें उसको भूकंप ऐसे काम में दी थी, तो उसका नतीजा भारत को ये भुगतना पड़ा कि सामने वाला देश उसको आक्रमण करके पूरा मतलब कि भारत में पाकिस्तान को मतलब ड्रोन कैमरा भेजा कि भारत पर आक्रमण करो। जो भारत का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। ऐसे में कई लोगों से, मैं भारत के लोगों से गुजारिश करूंगा कि तुर्की का कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज़, जैसे एप्पल सेब हो गया, जैसे किसी भी चीज़, वहाँ काफ़ी मात्रा में पर्यटक जाते हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम पर्यटक इस चीज़ से सीख मिले, क्योंकि आज जो पहलगाम में हुआ है वो उनके साथ भी वहाँ हो सकता है। ऐसे आतंकी देश का भारतवासियों से अपील है कि विरोध करिए, आप लोग वहां जाने से बाइकाट कीजिए, उसका टोटल सामान बाइकाट कीजिए, एक भी सामान न खरीदिए, न एक भी सामान उससे लीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में टर्की और अजरबैजान का खुलकर पाकिस्तान को समर्थन के बाद देश ने इन देशों का विरोध शुरू कर दिया है, जिसकी बानगी मुजफ्फरपुर में भी दिखने लगी है, जहां एक ट्रैवल एजेंसी के द्वारा टर्की और अजरबैजान के बाइकॉट का पोस्टर लगाकर अपने यहां से टर्की और अजरबैजान जाने की टिकट बुकिंग को कैंसिल करने का फैसला किया है।
वहीं इस ट्रैवल एजेंसी के द्वारा कई लोगों को अपील करने पर टर्की की टिकट को कैंसिल करवा लिया है। जुरन छपरा स्थित एक ट्रैवल एजेंसी ने अपने ऑफिस पर टर्की और अजरबैजान के बाइकॉट का पोस्टर चिपका कर यहां जाने की टिकट नहीं बुकिंग करने की बात कही है। ऑफिस के प्रोप्राइटर शिवशंकर शाह ने बताया कि अब वो अपने एजेंसी से किसी भी यात्री के टर्की जाने की टिकट की बुकिंग नहीं करेंगे। साथ ही वो अन्य ट्रैवल एजेंसी से भी अपील करेंगे कि वो लोग भी ऐसा ही करें। साथ ही उन्होंने बताया कि कई लोग इस बार गर्मी की छुट्टियों में टर्की जाने वाले थे, उन्होंने भी अपना प्लान बदल लिया है। उन्होंने बताया कि जब टर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले मदद करने वाले देशों में भारत ही था, मगर पाकिस्तान में छिड़े जंग में टर्की और अजरबैजान भारत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ऐसे स्थिति में भी भारत से पर्यटक वहां जाते हैं और हजारों करोड़ों का उन देशों को फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे परिस्थिति में उन देशों को घूमकर हम लोग दुश्मन देश को फायदा पहुंचाएंगे, तो ऐसा क्यों करना। इसलिए हम लोगों ने अपने ट्रैवल एजेंसी से इन देशों का बाइकॉट करते हुए यहाँ की टिकट बुकिंग को रद्द कर रहे हैं। अभी तो हम आए थे, प्लान था, गर्मी का समय था, तो सोच रहे थे कि परिवारों के साथ थोड़ा बाहर तुर्की घूमने का, लेकिन जिस तरह से उसने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ मिल करके भारत के विरुद्ध कार्य किया है, तो उस हिसाब से वहाँ जाना अच्छा नहीं है। और ख़ास करके तुर्की और अजरबैजान जैसा देश जो हमारे दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर इस तरह से किया, तो हम वहाँ का बाइकआउट करते हैं। और यहाँ आने के बाद यहाँ भी हमने पोस्टर भी देखा कि लगा हुआ है, तो अपने देश के लिए तो अब दूसरे देश जगह ही अब घूमने जाएंगे, अपना देश में ही कहीं घूमेंगे तत्काल, लेकिन तुर्की का बाइकआउट करेंगे। और वहाँ का जो भी सामान है अपने देश में बिक रहा है, जो भी व्यापार है, हम तो चाहेंगे कि हमारे देश के व्यापारी उनका बाइकआउट करें और कोई भी सामान उनसे ना ही खरीदें। भारत हमारा एक शांति प्रिय मुल्क रहा है, और जिस तरह से अभी पहलगांव हमला के बाद जो पाकिस्तान पे भारत के द्वारा जो प्रतिक्रिया किया गया, उसमें जो ड्रोन और बाकी जो आयुध वगैरह जो इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, वो तुर्की का ही किया। वो तुर्की नमक हराम जिसको भारत ने हर संभव मदद किया था जब उस पर आपदा आई थी। और आज हमारे जितने भी जो यात्री हैं, हमारे ट्रैवल से जिन लोगों का भी बुकिंग था, मैं देख रहा हूँ कि हमारे लगभग 60 से 80% पैसेंजर्स हमारे उस बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं। और हमको थोड़ा भी इस बात का दुख नहीं है कि तुर्की का जो भी टूरिस्ट वगैरह अपना जो बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ये देश हित में है। तो हमारे बहुत सारे पैसेंजर्स तुर्की जाने वाले थे जिनका बुकिंग था समर वेकेशन में, उन लोगों ने अपना बुकिंग को कैंसिल किया है। और हम अपील भी करेंगे हमारे उस तमाम अपने भारत के नागरिक से कि तुर्की को एक ऐसी सबक हर क्षेत्र से मिलनी चाहिए। और बाकी हमारे देश तो उसको हर तरह से बैन करने में लगा ही है, फिल्म इंडस्ट्री से हो या फिर खेल जगत से हो, हर तरह से हम लोग उसको बैन करने का प्रयास करें। हम अपने स्तर से अपने जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जिन लोगों का भी उस रूट का बुकिंग था, हमने अपील किया था कि सर आप इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए, इससे मेरा अपना बिजनेस क्षति होगा, मगर मुझे खुशी इस बात का भी है कि हमने अपने दुश्मन को एक छोटा सा भी सबक मैंने दिया है। कितनी बुकिंग आमतौर पर हुआ करती थी? देखिए, समर वेकेशंस में हमारा बुकिंग काफ़ी हुआ करता था। उस रूट में जाने वाले काफ़ी हमारे पसंदीदा कस्टमर्स लोग हैं जिनका वो चाहत भी हुआ करता था कि हम वहाँ जाएं। तो लगभग हमारा मानिए ना कि अभी तक में 30 बुकिंग कैंसिल हो चुका है। हाँ। अच्छा, आप भी अपील कर रहे हैं, उसके अलावा जो जिन्होंने बुकिंग कराया है, क्या लोग खुद से भी आकर बुकिंग? हाँ, और ये भी बड़ी हमको खुशी होती है कि हमने जिस कस्टमर से भी बात किया है कि सर आप उसको कैंसिल करके भारत में ही कहीं जाएं। भारत में आज वैष्णो देवी का हमारा बहुत सारा बुकिंग था। बहुत सारे कस्टमर्स बोल रहे थे कि शंकर सर देखिए ना, वहाँ हमारा जिस तरह का भी पहलगांव हमला हुआ है, तो भारत का पहल देख लीजिए, सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ रहने की फ्री व्यवस्था, दर्शन में भी फ्री कर दिया। तो ये इतनी हमारे भारत में घूमने का जगह है, तो भारत ही तो पहले पूरा घूम लीजिए ना। तो सारे लोग भी इससे सहमत हैं और वो लोग भी कह रहे हैं कि शंकर सर ठीक है, उस जगह का बुकिंग आप कैंसिल कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं। फॉरेन जो कैंसिल हुए हैं, तो अब लोग कहाँ के लिए प्रेफर करते हैं? देखिए, ज़्यादातर लोग वैष्णो माता
जाने का मूड बना रहे हैं कि वैष्णो माता, कुछ लोग जयपुर खाटू श्याम भी जाने के लिए लोग बुकिंग किए हैं। जो लोग कैंसिल किए थे कि सर कहीं न कहीं तुम लोग जाएं फैमिली के साथ समर वेकेशन में, तो साउथ का भी बहुत लोग इच्छा रखते हैं कि शंकरसन नहीं होगा तो मुझे साउथ का कोई प्लान कर दो। तो इस तरह से डिफरेंट भारत में ही वो लोग प्लान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। पहलगाम हमले के विरोध में भारत सरकार की जवाबी कार्रवाई पर कांग्रेस नेता ने कड़ा असंतोष व्यक्त किया है। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि देश इस समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व को याद कर रहा है। उन्होंने कहा, यदि आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका होता, लेकिन वर्तमान में देश एक कमजोर नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री के हाथों में है। भक्त चरण दास ने सरकार की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह भारत सरकार ने पीछे हटने का फैसला किया, उससे प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने कहा, आज का युग जनता के सम्मान और विकास का है। जब जनता युद्ध की मांग कर रही थी, तब पीछे हटना कायरता का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि एक ओर जहां प्रधानमंत्री देश का मान झुका रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर देश की एकता को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा के मंत्री विजय शाह के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा। भक्त चरण दास ने कहा, जिस महिला ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसे अपमानित करना और उसकी सेवा का तिरस्कार करना निंदनीय है। जो लोग सेवा का सम्मान नहीं कर सकते, वे देश के तिरंगे का सम्मान कैसे करेंगे? कि हमारे देश को झुक जाता है ऐसे बातों पर। बातें तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोगों तो कहा ना पाकिस्तान को मिटा दो ना, हम लोग तो इस बार ने कहा ना कि टेररिस्टों को ख़त्म कर दो ना, हम लोग तो उनके आवाज़ से आवाज़ मिला के कहा, लेकिन हुआ क्या? आज की स्थिति में इंदिरा जी होता तो क्या होता? क्या आप लोग पढ़े लिखे लोग याद नहीं करते? इंदिरा जी ने क्या किया था तो सब लोग जानते हैं ना। पाकिस्तान 2 टुकड़ा कर दिया था, पाकिस्तान का 92,000 फोर्सेस सरेंडर कर दिया। यही कांग्रेस पार्टी का इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर के समय का काम है। आप बातें करते रहे, अब भी बातें चल रहा है, अब भी बातें चल रहा है, लेकिन कैसे हमने घुटना टेक दिया, किसके सामने टेक दिया? कि देश की जनता तो कहा मिटाओ टेररिज्म, मिटाओ पाकिस्तान को। देश की जनता का तो एक आवाज़ था, देश की हर पॉलिटिकल पार्टी, हर राजनीतिक दल, विपक्ष से मिलकर सब लोग तो एक ही बात कहा कि हमारा देश सर्वोपरि है, हमारे जवानों के पीछे हम हैं। कांग्रेस पार्टी ने तिरंगा यात्रा कराया, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सारा देश भर में तिरंगा यात्रा हमने किया जवानों को हौसला बुलंद करने के लिए, लेकिन आपने हमारे जवानों को झुका दिया। इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। सरकार जनता की इच्छा के अनुरूप काम करना चाहिए, और ये जो असम्मान किया, इसके लिए सरकार, प्राइम मिनिस्टर शर्मिंदा होना चाहिए, शर्म से वो देशवासियों के सामने झुकना चाहिए। भाजपा अभी तिरंगा यात्रा निकाल रही है पूरे देश में, इसको किस प्रकार देखते? तिरंगा सबका है, लेकिन सम्मान करो ना, आदर करो। सेना का जनरल को आप सेना को, एक महिला जिनका कंट्रीब्यूशन महान है, उनको अपमानित करते हो, उनके खिलाफ बोलते हो, सेना का सर झुका देते हो। झंडा को कैसे ऊंचा करोगे? सेना का सर झुका के झंडा ऊंचा नहीं हो सकता। एक झंडा को बॉर्डर में लगाने के लिए हमारे कितने शहीद हुए हैं लोग, उन शहीदों को याद करो यार। झंडा ऊंचा कैसे रहेगा? मुजफ्फरपुर इन दिनों अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। शहर में लूट, हत्या और गोलीबारी की घटनाएं अब रोजमर्रा की बात हो गई है। बीते 3 दिनों में ही विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई गोलीकांड की घटनाएं सामने आई है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। बढ़ते अपराध के इस दौर ने शहरवासियों में दहशत पैदा कर दिया है। इस गंभीर स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार सरकार के खिलाफ तीखा आक्रोश जताया है। युवा राजद नेता दीपक ठाकुर ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा, मुजफ्फरपुर में अपराध जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसमें यह जांच जरूरी है कि अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। यहाँ के प्रभारी मंत्री केवल घूमने फिरने और लाभ उठाने के लिए आते हैं। वे अतिथि गृह में आराम फरमाते हैं और फिर चले जाते हैं। यह सरकार पूरी तरह रिटायर्ड हो चुकी है। वहीं युवा राजद के प्रदेश सचिव रतन चौधरी ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, बढ़ते अपराध की पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। हमारे नेता तेजस्वी यादव पहले ही चेता चुके हैं कि मुख्यमंत्री पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं। बिहार को अब रिटायर्ड लोग चला रहे हैं।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर यह सुशासन की सरकार है तो हमें जंगल राज वाली सरकार ही मंजूर है। अपराध की जो घटना है वो बिहार में नई नहीं है और जहां हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमेशा से कहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तरह से सेंसलेस हो गए हैं और बिहार को रिटायर्ड अधिकारी लोग चला रहे हैं। और बात हम करें मुजफ्फरपुर में बीते 10 दिनों में जिस तरह से अपराध आसमान छू रहा है, लगभग 10 लोगों पर गोली बरसे हैं, जिसमें से आधा दर्जन लोग मौत भी हो चुकी है और आधा दर्जन लोग मौत से जूझ रहे हैं। अपराधी न पक्ष देख रहा है न विपक्ष देख रहा है, वो उसे सीधे गोलियों की बौछार कर रहा है, दिन हो रात हो। कल आप देख लीजिए पंचायत समिति के पुत्र की हत्या हो, आज सुबह पानापुर में भी लाश बरामद हुआ है। कल चेन छीनने का भी 2 जमीन व्यवसायियों पर हुआ है। 2 दिन पहले जमीन व्यवसायी की भी 2 लोगों की हत्या हुई है, उससे पहले प्लाई व्यवसायी की हत्या हुई है, उससे पहले जदयू नेता के घर में भी गोलीबारी हुई है। यानी पुलिस अपनी उपलब्धि के लिए अपराधी को पकड़ती तो है, लेकिन फिर अगले दिन एक नया अपराध मुजफ्फरपुर में सूर्य के जैसे सुबह निकलता है उसी तरह अपराध में निकलता है। और ये हम राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ही नहीं, पूरे बिहार की जनता इस अपराध को देख रही है और इस अपराध के लिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से निरस्त हैं और बिहार की सत्ता आज रिटायर्ड अधिकारियों के हाथ में है, जो कहीं से भी सही नहीं है। और बिहार में एकमात्र व्यवस्था है, किसी भी तरह शराबबंदी के पीछे सारे पुलिसकर्मी दौड़ रहे हैं, जिससे अपराधी मस्त है और नीतीश सरकार पस्त है। तो सुशासन की सरकार कह रहा है कि बिहार अगर ये सुशासन की सरकार है तो हमें पिछली ही सरकार लाकर वापस दे दो। जिस समय लालू जी की सरकार आई थी उस समय बिहार में गांव के गांव लोगों को वोट गिराने नहीं दिया जाता था। वो शक्ति थी लालू जी की, लोगों ने घर से निकला और वोट दिया और आज अति पिछड़ा और पिछड़े की सरकार बिहार में है और देश में है। प्रभारी मंत्री लैस इस्तीफा लेने आते हैं, यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, सर्किट हाउस का सुख भोगते और चले जाते हैं। यहाँ तो सरकार क्या ही मानसिक स्थिति ख़त्म है, ये रिटायर्ड सरकार है। आप देखिए लगातार शहर में गोलीबारी हो रही है, हत्या हो रहा है, किसी पर कोई पहल नहीं है, कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है। आखिर ये किसकी संलिप्तता है? और शहर में एक बार गोली से दिल दहलता है, लोग डरे सहमे में रहते हैं, उससे भी निपटते नहीं है कि लगातार घटना पे घटना होते जा रहा है। विगत 6-7 दिन, एक सप्ताह के भीतर न जाने कितना घटना हुआ है, जो अखबार और प्रेस के माध्यम से जो उजागर हुआ है उसको हम लोग जान रहे हैं। और बहुत सारा ऐसा कांड भी होता होगा शहर में जो कि आम जनता तक पहुंच नहीं रहा है। तो लगातार ये अपराधियों का सरकार बना हुआ है। कल भाजपा नेता का हत्या हो गया पताही में, भाजपा नेता का हत्या हो गया, इस पे क्या कहें? आम जनता जहाँ सुरक्षित नहीं है, पक्षधारी सत्ताधारी के नेता सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर लोग क्या करेगा? लोग डर रहे हैं शाम में निकलने से। शाम में क्या, दोपहर में निकलने से लोग डर रहे हैं। व्यवसायी वर्ग डरा हुआ है, हर वर्ग के लोग डरा हुआ है, कहीं छिनतई बढ़ा हुआ है। दिन दहाड़े पूरा तनिक से लेकर के कहाँ लगातार विगत 1 महीना का घटना देखेंगे। सोना चांदी का दुकान से लेकर के सब व्यवसायी वर्ग डरा हुआ है। लेकिन कहा राजद का जंगल राज, कभी क्वेश्चन कीजिए तो कहते हैं राजद का जंगल राज। राजद का जंगल राज सिर्फ ये एक भाजपा और विपक्षी पार्टी को बोलने के लिए है। उस समय जनता जितना सुरक्षित और सेफ महसूस करता था, अभी के डेट में रात तो छोड़ दीजिए, शाम तो छोड़ दीजिए, दिन में लोग नहीं निकल रहे हैं। लोग परेशान हैं। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं पहुंच जाता है, पूरा परिवार डरा रहता है, चाहे वो व्यवसायी हो, बच्चा हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, हर कोई डरा हुआ है। अपराधी बेलगाम है, सरकार उस पर कोई पहल नहीं कर रहा है। सरकार सिर्फ अपना दुनिया में लगा हुआ है और ये कुर्सी की राजनीति कर। मुजफ्फरपुर के शाहूपोखर स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में शुक्रवार को अखंड भारत पुरोहित महासभा की सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महासभा के संस्थापक पंडित हरिशंकर पाठक ने की। बैठक में आगामी 15 जून 2025 को सनातन महाकुंभ के आयोजन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। यह महाकुंभ सनातन धर्म की मजबूती और जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। आयोजन में अयोध्या, वाराणसी, नेपाल सहित देश भर के साधु संत, महंत, आचार्य, पंडित, पुरोहित एवं प्रमुख मठाधीश शामिल होंगे। महाकुंभ के दौरान सनातन धर्म के महत्व, इसकी रक्षा एवं प्रचार प्रसार को लेकर विद्वत जनों द्वारा विचार रखे जाएंगे। सभी सनातनी जनों को धर्म की गहराई से जानकारी देने के उद्देश्य से यह भव्य आयोजन प्रस्तावित है। मौके पर आचार्य संजय तिवारी, आचार्य सुनील कुमार मिश्रा,
पंडित नित्यानंद मिश्रा सहित अन्य महासभा से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। आज जो है यहाँ पर हम सभी भाई बैठे हुए हैं राम जानकी दरबार शाहू पोखर में। आज हम लोग का विशेष उद्देश्य है सनातन महाकुंभ, जो विगत पिछले 4 वर्षों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। इस बार सनातन महाकुंभ हम लोग 15 जून 2025 दिन रविवार को करने का निर्णय लिया है। इसमें शहर से लेकर के अयोध्या, बनारस, नेपाल, जनकपुर धाम होते हुए तमाम मठाधीश को, विद्वानगणों को, आचार्यगणों को हम लोग यहाँ बुलाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रयागराज में जो कुंभ लगा हुआ था उसमें 100 यात्री को हम लोग ने यहाँ से ले जा करके उनको स्नान करा कर लाया। उन्हें भी हम लोग आमंत्रित करेंगे। अपने यहाँ मुजफ्फरपुर के अंदर में बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि पंच कैलाशी हैं, यानी 5 सरोवर का उन्होंने दर्शन किया है, उनको भी हम बुलाने का कार्य कर रहे हैं। बुलाने का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म के ऊपर मंथन, परिचर्चा, अपने समाज में तरह तरह की जो विडंबना चल रहा है उसके ऊपर हम लोग मंथन करेंगे, उसको निवारण करने का कार्य करेंगे एवं अपने समाज के तमाम सनातनियों को सम्मान देने का कार्य करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also.